मैं सुधीर कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आज पेरिस पीस सेटलमेंट ए क्रिटिकल स्टडी के द्वितीय लेशन को लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि प्रथम लेशन, जिसका टाइटल पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड ओवरव्यू है, पीपीटी के फॉर्म में आपको दिया जा चुका है। डिटेल फैक्चुअल जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे तत्कालीन 3 प्रभावशाली पावर सेंटर की, जिनके राष्ट्राध्यक्षों के इर्द गिर्द यह पेरिस पीस सेटलमेंट होते दिखा। जितनी भी संधियां पराजित राष्ट्रों के साथ हुई, उनको इन राष्ट्राध्यक्षों के विचारधाराओं, प्रायोरिटीज, मोटिवेशंस ने काफी प्रभावित किया। इतिहासकारों का मानना है कि पेरिस पीस सेटलमेंट was nothing but the product of the idealism of Wilson, practicalism of Clemenceau, and opportunism of लॉर्ड जॉर्ज। मतलब कि पेरिस पीस सम्मेलन के तहत हुई सभी संधियां, जैसे जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सान जर्मे की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि, बल्गेरिया के साथ न्यूली की संधि तथा तुर्की के साथ सेव्र की संधि, इन 3 राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुए विमर्शों का परिणाम था। जैसा कि हम जानते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा विभिन्न देशों के 11 प्राइम मिनिस्टर्स और 12 फॉरेन मिनिस्टर्स ने भाग लिया था। रूस को बुलावा नहीं गया। साथ ही इनेमी कंट्रीज या पराजित राष्ट्र का कोई प्रभावशाली वॉइस इस पेरिस शांति सम्मेलन में नहीं था। इस केवल ड्राफ्ट ट्रीटीज, आप कह सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्रीटीज हैड बीन पुट बिफोर देम एंड दे हैड नथिंग बट टू शाइन। इस तरह सारी संधियां आरोपित संधियां थी। विजेता राष्ट्र गुट में इटली और जर्मनी के प्रतिनिधि भी शामिल थे, लेकिन ओरलैंडो, जो इटली के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था, जब इस सम्मेलन में अपनी बात को मनवाने में सफल नहीं हुआ, वह 1915 में हुए संधि के अनुसार इटली के लिए भूभाग की मांग कर रहा था। इटली का ओरलैंडो सम्मेलन को छोड़ बीच में ही स्वदेश लौट गए। जापान का एरिया ऑफ इंटरेस्ट केवल फार ईस्ट तक सीमित था। इस तरह इस सम्मेलन में मुख्य 3 पावर सेंटर्स थे: फ्रांस का क्लेमेंसो, इंग्लैंड का लॉर्ड जॉर्ज और अमेरिका का वुड्रो विल्सन। प्रथमतया हम बात करेंगे फ्रांस के क्लेमेंसो का। क्लेमेंसो का मानना था कि शांति को चिरस्थायी बनाने के लिए विजेता को मजबूत रहना जरूरी है, न कि पराजित राष्ट्र के गुडविल को पाना। वह उस ओल्ड डिप्लोमेसी की वकालत करता है जिसके अनुसार विक्टर इज ऑलवेज राइट एंड द डिफीटेड इज रॉन्ग। वस्तुतः क्लेमेंसो का यही सोच बाद के दिनों में पराजित राष्ट्रों में इंटेंस डिस्कंटेंट या घोर असंतोष का कारण बना और इस तरह संधियां आरोपित की गई। वस्तुतः फ्रांस का पब्लिक ओपिनियन जर्मनी के खिलाफ रिवेंज स्पिरिट से ग्रसित था। इसका अपना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। जर्मनी का एकीकरण फ्रांको प्रशन वार की समाप्ति के उपरांत 1871 में संभव हो पाया था। बिस्मार्क अपने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के तहत अंततः फ्रांस को शिकस्त देने में कामयाब रहा था और फ्रांस के साथ पेरिस में हुए अपमानजनक संधि के तहत फ्रांस को अल्सस लॉरेन जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को खोना पड़ा था। तब से फ्रांसीसी समाज जर्मनी से हुए राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने को सोच रही थी। उन्हें यह चिर प्रतीक्षित अवसर 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में प्राप्त हो रहा था। क्लेमेंसो एक प्रैग्मेटिक लीडर था और
इस अवसर का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहता था। जर्मनी के साथ हार्सेस ट्रीटी की वकालत कर रहा था और जर्मनी को पूरी तरह से आर्थिक और सैन्य दृष्टि से पंगु बना देना चाहता था, ताकि भविष्य में जर्मनी फ्रांस के लिए नेशनल थ्रेट के रूप में इमर्ज न हो सके। जर्मनी के साथ सीवियर अपमानजनक संधि का पुरजोर कोशिश क्लेमेंसो के द्वारा थ्रूआउट पेरिस सम्मेलन किया गया। क्लेमेंसो का प्रैग्मेटिक अप्रोच आदर्शवादी विल्सन से मेल नहीं खा रहा था, जो कि पूरे संधियों का आधार अपने 14 सूत्री फॉर्मूला को ही बनाना चाहते थे। अगर हम दूसरे पावर सेंटर जॉर्ज लॉयड ऑफ ब्रिटेन की करें तो जॉर्ज लॉयड लेस सीवियर सेटलमेंट का पक्षधर था। सीवियर सेटलमेंट हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी लेस हो। वह क्लेमेंसो और आदर्शवादी विल्सन के बीच उपजे मतभेदों का फायदा उठाना चाहता था। बदले हुई परिस्थिति में जर्मनी के बाजार पर ब्रिटेन का एकाधिकार सुनिश्चित करना उसका उद्देश्य था। इस रणनीति के तहत वह जर्मनी को आर्थिक रूप से पूर्णतया पंगु करने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि जर्मनी की जनता का परचेजिंग पावर बना रहे, ताकि ब्रिटिश गुड्स को खरीदने के लायक वो रहें। डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की वकालत के साथ उसके 3 अन्य ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे जर्मनी को हमेशा के लिए नाविक प्रतिद्वंदी के रूप में मिटा देना, दूसरा यूरोपीय शक्ति संतुलन को कायम रखना, तीसरा इंग्लैंड के लिए लूट के माल में अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त करना। अब हम तीसरे पावर सेंटर वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें। विल्सन एक आदर्शवादी नेता थे। उनके विख्यात 14 सूत्री फॉर्मूला को सिद्धांततः सभी पक्ष मानने की वकालत करते दिखे। वे प्रभावशाली वक्ता थे, लेकिन बहस और बातचीत में क्लेमेंसो या चतुर जॉर्ज लॉयड के तरह दक्ष नहीं थे। पराजित राष्ट्रों के साथ लेनियन ट्रीटी के वे पक्षधर थे। उनके प्रयास से ही पराजित राष्ट्र जैसे जर्मनी के लिए जो रिपेरेशन अमाउंट तय हुआ, उसका आधार युद्ध में सिविलियंस को हुए क्षति तथा उनके संपत्ति को हुए नुकसान को बनाया गया, जबकि क्लेमेंसो हर्जाना के एवज में पूरे विश्व युद्ध में हुए नुकसान का आकलन कर उसकी भरपाई इन पराजित राष्ट्रों से करना चाहता था। विल्सन के अनुसार 14 सूत्री फॉर्मूला विश्व के लास्टिंग पीस के लिए आवश्यक था। उनके अनुसार इंटरनेशनल बॉडी जैसे लीग ऑफ नेशंस का बनना विश्व शांति के लिए आवश्यक कदम था। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक ऐसे महत्वपूर्ण 14 सूत्री फॉर्मूला का पॉइंट था जिसने बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। वस्तुतः प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधि 14 पॉइंट्स का प्रयोग अपने देश को छोड़कर अन्य दूसरे देशों पर करना चाहते थे। विश्व युद्ध के समय की गई गुप्त संधियां विल्सन के उदार सिद्धांतों के प्रतिकूल और विरोधी थी। इंग्लैंड और फ्रांस गुप्त आश्वासनों को पूरा करने के लिए विवश थे। उन्हें विल्सन के आदर्शवादी सूत्रों की कोई परवाह नहीं थी। युद्ध काल में ही रूस में जारशाही के भग्नावशेष पर बोल्शेविज्म का उदय हो चुका था, जिसके फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा का प्रश्न हल करना था। इस तरह आज हम लोगों ने पेरिस पीस सेटलमेंट के कंटेक्स्ट में इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों, अमेरिका के वुडरो विल्सन, फ्रांस के क्लेमेंसो, इंग्लैंड के जॉर्ज लॉयड के विचारधाराओं, प्रायोरिटीज, मोटिवेशंस तथा पावर डायनेमिक्स के डिफरेंट आयाम को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।